हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ में। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन, जहां आपको फोकस करना है मैप्स के ऊपर, जहां आप लोकेट करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है उनको। हम कोशिश ये करते हैं कि आप उन लोकेशंस को टारगेट कर पाएं और प्लस उस टॉपिक के बारे में एक बेसिक नॉलेज बेस बना पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन हमेशा की तरह एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। Consider the following statements regarding the geographical locations relevant to the recent Israel-Iran conflict. यहाँ इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो भी चल रहा है उसके बारे में पूछा गया। अब ध्यान रखिए, जब ये कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है इसराइल और ईरान की, तो इसके आसपास की जितनी लोकेशंस हैं जहां जहां बॉम्बिंग्स हो रही हैं या अटैक्स हो रहे हैं, वो सब बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं। सबसे पहले, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ क्रूशियल चोक पॉइंट फॉर ऑयल एंड गैस शिपमेंट्स थ्रू विच अ सेगमेंट significant portion of global energy supplies passes. Its security is directly impacted by tensions in the region. ठीक है। Second, Iran has primarily used proxy groups operating from countries like Lebanon and Yemen to target Israel or its interests. Recent direct attacks by Iran and Israel have reportedly targeted areas including Tel Aviv and Golan Heights, while Israeli retaliatory strikes have focused on Iranian nuclear facilities in locations such as Natanz and Isfahan. In Red Sea, a vital maritime trade route has seen disruptions primarily due to actions by Iran-backed group. Which of these followings are correct? अब देखिए कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर आप उसको सही आंसर देना है तो आपको ध्यान से अभी का लेक्चर देखना है। इस वीडियो में हम इसको समझेंगे और ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस पे बनाए हुए इस टॉपिक के ऊपर, आपको ईरान पे मिल जाएंगे वीडियो चैनल पे, जहाँ पे हमने हर एक ग्रुप के बारे में बात की हुई है। बट आई थिंक इट्स वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड। पहली चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, रेड सी कहाँ पर है ये पता होना चाहिए। रेड सी के आसपास बाबल मंदेब है वो कहाँ पर है ये पता होना चाहिए। लेबनान, यमन कहाँ कहाँ पर है वो पता होना चाहिए, और कौन कौन से ग्रुप कहाँ पर एक्टिव है वो पता होना चाहिए। आई होप आप इसका आंसर दे पाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स क्या आपको लगता है सही आंसर है 1 and 2 3 2 3 4 1 3 4 या 1 2 3 4। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन पहले क्वेश्चन के साथ। इजराइल स्ट्राइक्स यमन्स हॉलिदा पोर्ट। अभी इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से पहले इस हफ्ते में पहला अटैक यमन के हॉलिदा पोर्ट पर हुआ था, जिसके बारे में हमने 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, जहां हमने डिस्कस किया था कि हाँ, हुतीज वहां पर एक्टिव हैं और हुतीज को काउंटर करने के लिए इजराइल ने होदिया पर अटैक किया था। अब देखिए लोकेशन कहाँ है। जब आप रेड सी की तरफ जाते हैं ना, आपको ऐसा कुछ दिखता है रेड सी का इलाका, ये लोकेशन है बाबल मंदेब। यहाँ इसके ठीक सामने आपको दिखेगा यमन, ये रहा यमन। अब यमन में यहाँ कुछ पोर्ट्स हैं, जैसे ताइज की हम बात करें या हौदिया की बात करें, ये ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर यमन में अभी हाउती रिबल्स का कब्जा है। ये एक मिलिट्री ग्रुप है, एक मिलिटेंट ग्रुप है जिन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा जमा के रखा हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन के कब्जे में है। पूरे यमन पे इनका कब्जा नहीं है, लेकिन सना जो यमन की कैपिटल है, हादिया, अल शरीफ जैसे इलाके, इन पर इनका कंट्रोल है। इस कंट्रोल की वजह से, यहाँ पर इनका कंट्रोल होने की वजह से जो हाउतीज है उनके पास कैपेसिटी है कि वो पूरे ये जो बाबल मंदेब है इस पर जमकर अटैक कर सकते हैं, और इसलिए वो जमकर अटैक करते भी हैं। तो जितनी भी शिप मूवमेंट यहाँ से होती है ना, जो ऊपर जाती है फिर सुएज कनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन, वहां से यूरोप, यानी इस मैप से देखते हैं जी, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कोई भी मूवमेंट अगर ट्रेड की यहाँ से होती है, ये रेड सी है, यहाँ से आप सुएज कनाल क्रॉस करते हो, यहाँ पर सुएज कनाल है, ये मेडिटेरेनियन सी है। इसके थ्रू आपको अगर यूके जाना है, जर्मनी या फ्रांस जाना है या यूएस जाना है, आप इसी रूट का सहारा लेते हो। अगर कोई ट्रेड यूरोप या यूएस से लेट्स से इंडिया आना चाहता है, या फिर वो चाइना जाना चाहता है जो मेजर रूट है ट्रेड का भी, तो ये सब मेजरली इसी हिस्से से क्रॉस करते हैं। वरना अल्टरनेट रूट ये है कि आप यहाँ से घूम के जाओगे, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग रूट। यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप को से समय बचाने का इकलौता तरीका है कि आप ये रास्ता पकड़ो, सुएज कनाल वाला, यानी आप रेड सी से होके जाते हो। यहाँ पर अभी हौतीज बैठे हुए हैं, और हौतीज ईरान बैक्ड एक ग्रुप है, सॉर्ट ऑफ शिया मिलिटेंट ग्रुप है, तो वो बार बार हमले करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई चेन हमेशा डिस्टर्ब हो जाती है। यानी इजराइल, और अभी जो हमला इजराइल ने ईरान के ऊपर किया है, तो ईरान के 3 ग्रुप है यहाँ पर, ट्रिपल एच, हौतीज, हिजबुल्लाह एंड हमास। ये ट्रिपल एच जो है, ये तीनों अब ऑलरेडी इनके ऊपर इनडायरेक्ट अटैक करते रहते थे। इनको सप्लाई ईरान ही करता था, हथियार और सपोर्ट। अब ईरान के साथ सीधी जंग छिड़ चुकी है। तो जब ये इनके प्रॉक्सी से लड़ता था ना, तब भी वो लोग यहाँ नीचे से ये एरिया में डिस्ट्रप्शन करते थे, ऊपर यहाँ डिस्ट्रप्शन करते थे। अब तो खुलेआम लड़ाई हो चुकी है, यानी ये जो पूरा रेड सी का इलाका है ये अब डिस्टर्ब होगा नीचे से वाया जो हुती रिबल्स है वहां, ये है पर्शियन गल्फ, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये इलाका डिस्टर्ब खुद ईरान करेगा वहां से बॉम्बिंग करते हुए,
ऊपर इसराइल के ठीक ऊपर हिजबुल्लाह एक्टिव है। हालांकि हिजबुल्लाह अभी काफी कमजोर हो गया है, उनके लीडर्स को मार गिराया था इसराइल ने, पर हिजबुल्लाह से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी कुछ फायरिंग मेडिटेरियन के आसपास करेगा, तो ये पूरा रूट जो है शिपिंग वाला वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस सिनेरियो में जब ये पूरा ट्रेड रूट डिस्टर्ब होगा तो इससे जुड़ी भी जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ में, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। बाब अल मंदेब कहाँ पर है, रेड सी के पास है यहाँ। इसके ठीक सामने हौदिया का पोर्ट है, अगेन हौदिया की लोकेशन जो हूतीस के कंट्रोल में है। यहाँ इसके ठीक सामने आप देख सकते हो बंदर अब्बास वगैरह पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सामने जो ईरान में है। तो ईरान की लोकेशन और इजराइल की लोकेशन तो करनी है, बाकी ये लोकेशन दिया आप याद रखिए ताकि इसको लेके कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो पहली बात, अल हौदिया कहाँ पर है, यमन में है, किसके कंट्रोल में है, हूतीस के कंट्रोल में। कहाँ लोकेटेड है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है या बाबल मंदेब के पास है, तो ये बाबल मंदेब के ठीक सामने है अल हौदिया, ये लोकेशन आपको याद रहेगी। इसके लिए एक बड़ी बैटल हुई थी इसको कब्जा करने के लिए, तो पोर्ट हौदिया इसके काफी न्यूज में रहता है, यहाँ पर अल हौदिया सना के जस्ट सामने, और इस पूरे इलाके पे कब्जा किसका है अभी, हूतीस का। जो वहां की गवर्नमेंट फोर्सेज है वो कंट्रोल करने के लिए इस हिस्से पे आई जरूर थी, उन्होंने अल मुनसिया पे कब्जा भी किया था, पर वो इस इलाके पे कब्जा नहीं कर पाई थी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, स्ट्रेटेजिकली रेलेवेंट है काफी ज्यादा, तो यहाँ पर अभी भी हूतीस का कंट्रोल है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमने देख लिया। अब अगले टॉपिक पे आते हैं जो बात करता है एथिलीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। अब एथिलीन का नाम सुन के आपको लग सकता है कि इंडिया के बाहर का कोई प्रोजेक्ट है, पर ये नहीं, भी इंडिया में ही अरुणाचल प्रदेश में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का कुछ सालों पहले अनाउंस हुआ था, जिसको बंद कर दिया गया था। ये बोलिए कि भाई ये प्राकृतिक रूप से काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है, एनवायरमेंटली सेंसिटिव रीजन है, जो आपकी पूरी दिबांग और दिबांग दिहांग का जो पूरा वैली का एरिया है, पूरे रिवर का एरिया है, उस एरिया में उसी पोर्शन में ये एक एथिलीन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात की गई है। अब इसको मंजूरी थोड़ी सी इन प्रिंसिपल दे दी गई है, क्योंकि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने इसको इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। तो एथिलीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है ये, तो इन अरुणाचल प्रदेश के रीजन में दिबांग और दिहांग के आसपास। देखिए यहाँ पर कई सारी रिवर्स बहती हैं, छोटी मोटी स्ट्रीम्स, तो ये कहाँ लोकेटेड है उसको पहले आपको ध्यान से रखना है। पहली बात, कहाँ पर है एथिलीन, तो अरुणाचल प्रदेश में जो दिबांग का वैली है, दिबांग में यू हैव एथिलीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एथिलीन कहाँ पर है, दिबांग में, ये ध्यान रखना आप। अब दिबांग वैली में जो लोकेशन है, दिबांग वैली की लोकेशन को देखो कहाँ पर है ये, तो यहाँ पर एथिलीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनेगा 2-3 रिवर्स के बीच में। अब ये रिवर्स कौन सी है जरा वो देखो, तो ये रिवर्स जो आपस में पहले आएंगी, एक तो आपका, ये असल में एक डैम नहीं है, इसको 2-3 स्ट्रीम्स के ऊपर बनाया जाएगा। एक तो ये तालो है यहाँ, और एक द्री है। तो द्री और तालो दोनों के ऊपर यहाँ आप एथिलीन का देख रहे हो डैम, द्रो और द्रो और तालो दोनों स्ट्रीम्स के ऊपर यहाँ पर ये बनाया जाएगा। द्रो और तालो की जब बात है तो वो रिवर कहाँ पर है, इन योर दिबांग डिस्ट्रिक्ट। ठीक, यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया कि भाई आप यहाँ पर एक हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी डैम के ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइड्रो पावर जनरेट करने की क्षमता है, पर उसका प्रभाव नेगेटिवली एनवायरमेंट पे हो सकता है। इसलिए थोड़े से ये सावधान भी इसके बारे में कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, एफएसी क्या है। एफएसी असल में एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत बनाई गई है अंडर सेक्शन 3। इसका मुख्य काम क्या होता है कि अगर फॉरेस्ट लैंड पर कोई नॉन फॉरेस्ट यूज होने वाला है, यानी कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, जैसे हाइड्रो पावर का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, या आप कोई माइनिंग का काम कर रहे हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करोगे, तो पहले आपको इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, इनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखेंगे कितना एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो रहा है उस प्रोजेक्ट का, क्या वो सही है या गलत है। ये एडवाइजरी नेचर का होता है, गवर्नमेंट चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो ना करे, लेकिन अक्सर गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वहां पर सोशल जो एस्पेक्ट है उसको अच्छे से स्टडी करते हैं। तो पहली बात, ये प्रोजेक्ट होने वाला कहाँ है, तो दिबांग वैली में है। ठीक, ये एथिलीन प्रोजेक्ट में 2 डैम बनेंगे, एक द्री में और एक तालो में। तो मैंने आपको बता दिया, तालो को तैंगोन भी कहते हैं। द्री और तालो 2 रिवर्स के ऊपर यहाँ पे 2 ग्रेविटी डैम्स बनने वाले हैं। 3000 मेगावाट की कैपेसिटी वाले डैम होंगे, तो बहुत ज्यादा ये एक मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने वाला है अगर ये कंप्लीट होता है। तो इसके ऊपर ध्यान दिया गया है कि जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान ना हो। तो एथिलीन वाला प्रोजेक्ट कहाँ पर है, दिबांग वैली में। किस रिवर के ऊपर है, द्री और तालो के ऊपर, द्री तालो के ऊपर। नाम याद रखिएगा, लोकेशन पे मैप पे अरुणाचल में ऐड कर लो, द्री तालो और एथिलीन। ये दोबारा एक्टिवेट हो चुका है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। ये भी एक डैम है, ग्रैंड इनगा डैम। अब ये इनगा डैम क्यों न्यूज में है, इनगा डैम न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो एक देश है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां पर इसको बनाया जा रहा है, जो बहुत बड़ा मेजर डैम होगा। इतना बड़ा जो कुएं, दुनिया के सबसे बड़े डैम चाइना का जो 3 गॉर्जेस डैम है उससे भी बड़ा डैम होने वाला है। तो ये ग्रेट इनगा डैम बनाया जा रहा है कॉन्गो रिवर के ऊपर। ठीक है, किस रिवर के ऊपर, कॉन्गो रिवर के ऊपर। तो इटली इन अरुणाचल प्रदेश एंड इंगा इज इन
DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो असल में कॉन्गो रिवर के ऊपर बनेगा और एक बहुत मेजर ये एक प्रोजेक्ट बनने वाला है। अभी तक इसके बारे में उतना खुलासा तो नहीं हुआ है कि भाई क्या इसकी इम्प्लीकेशन होंगी, पर हमें याद रखना चाहिए कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो देश न्यूज़ में है वो है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसका विवाद हाल में रवांडा के साथ भरपूर हुआ था। मैं एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ क्योंकि आमतौर पे आप उसको भूल जाओगे। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC के इस इलाके में किन्हासा है, देखिए यहाँ किन्हासा है इस रीजन में। तो यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पर ये आप बना रहे हैं अपना एक बड़ा सा डैम, जो आप इस मैप के थ्रू भी देखो, ये DRC, ये किन्हासा है। यहाँ पर ये डैम बनेगा विच इज इंगा डैम, ठीक है, इंगा डैम, ठीक, इंगा डैम बनेगा यहाँ पर DRC में। दूसरा यहाँ देखो इसी इलाके में यहाँ पर नॉर्थ किवू साउथ किवू का इलाका है, जहाँ पर एक भयंकर विवाद इनका रवांडा के साथ हुआ पड़ा है। जहाँ गोमा का जो इलाका है इसके ऊपर रवांडा से फोर्सेज आई थी, उन्होंने कंट्रोल भी कर लिया था। तो गोमा लोकेशन की जब बात हो, जहाँ पर सिविल अनरेस्ट चल रहा था, वो कहाँ पर है, रवांडा, वो है कॉन्गो में। देन रवांडा और DRC के बीच का डिस्प्यूट है गोमा के रीजन में। गोमा में रवांडा की फोर्सेस, जो इनकी सपोर्टेड फोर्सेस थे, वो एंटर कर गई थी। तो गोमा कहाँ पर है याद रखना, ठीक है। मेजर जो इंगा डैम है उसकी बात की जाए तो वो यहाँ से है, इंगा डैम किस रिवर पे बनेगा, कॉन्गो के ऊपर ही बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है। देन नॉर्थ किवू साउथ किवू, अगेन दो ऐसे इलाके जहाँ पर विवाद है, अगेन रवांडा और बाकी के रीजन में, नॉर्थ किवू और साउथ किवू। किवू लेक का नाम है, बहुत फेमस लेक है यहाँ की, वो भी देख लेते हैं। वो देखो ये है नॉर्थ किवू इलाका, नॉर्थ किवू का साउथ किवू। यहाँ भर भर के कॉन्फ्लिक्ट, ये इलाका है गोमा रीजन। तो यहीं पर नॉर्थ किवू साउथ किवू असल में बाउंड्री रीजन है रवांडा और अपने कॉन्गो के बीच में, DRC के बीच में, जिसको लेकर भयंकर विवाद हमेशा चलता रहता था। नॉर्थ किवू साउथ किवू गोमा, ये इलाके आपको अफ्रीका के मैप में बिल्कुल हैंडल करने हैं। यहाँ अगर आप बात कर रहे हो तो DRC, गोमा, किवू, रवांडा, और जो एक मेजर डैम, दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा डैम जो अब की बार डिसाइड किया गया, विच इज ग्रेट इंगा डैम, वो कॉन्गो के ऊपर ही बनाने की बात की जा रही है। तो ठीक है, ये हो गई इस रिवर की बात, यहाँ के कुछ लोकेशंस की बात। रिमेंबर रवांडा के बाद की कैपिटल किगाली है, किगाली कॉन्फ्रेंस में पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो वहां से आप इसको जोड़ के याद कर सकते हो। तो इंगा कहाँ पर है, इट्स इन DRC। एटलिन अरुणाचल प्रदेश, कौन सी रिवर, तालू और द्री, ठीक है। अब इसकी आप बेसिक मात्रे अपने एटलस पर लिख लो ना, तो बाद में अगर नजर पड़ती रहेगी तो ध्यान रहेगा भाई ये बात किस जगह की हो रही है, कंफ्यूजन नहीं होगा उसके बीच में। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली काफी न्यूज में रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है कॉन्गो रिवर के ऊपर होने वाला है, दुनिया का लार्जेस्ट प्रपोज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम बनेगा कॉन्गो रिवर के माउथ के पास। ये 40,000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब सोचो 3,000 मेगावाट का हमारा इटलैंड प्रोजेक्ट है, उसको लेकर हम इतने उत्साहित हैं, उसको लेकर इतने विवाद हैं, सिर्फ 3,000 मेगावाट। यहाँ 40,000 मेगावाट की बात हो रही है। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग डैम। इसकी इतनी कैपेसिटी कि अफ्रीका में जितनी अभी सारे डैम मिला दो तो जितनी पावर नहीं बन सकती, तो अकेला ही डैम कन्वर्ट करेगा। तो कहाँ पर है, इंगा मेगा अभी प्रपोज है, याद रखिए। तो दुनिया भर की चीजों से लोन ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं, अफ्रीकन डेवलपमेंट एजेंसी से लोन ले रहे हैं, बहुत सारे लोन लेके ये इसको बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये न्यूज में काफी रहने वाला है। ग्रैंड इंगा डैम याद रखिएगा कहाँ पर है, DRC में, कॉन्गो रिवर के बिल्कुल माउथ पे जहाँ से रिवर बनती है। और ठीक DRC में यहाँ पर वो डैम बन रहा है। अब देखो इस तरफ यहाँ पर नॉर्थ किवू साउथ किवू और गोमा का इलाका है, जहाँ पर रवांडा के साथ इनका विध्वंस मचा हुआ है, ठीक है। ठीक, तो आई होप लोकेशन थोड़ी सी याद रहेंगी। इंगा रिवर, इंगा कॉन्गो रिवर, इंगा प्रोजेक्ट, ग्रैंड इंगा प्रोजेक्ट, और वहाँ आपका दूसरा इलाका आ गया जो ठीक अपोजिट है, जहाँ पर आपका गोमा और रवांडा के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। चलो, आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ, ये लोकेशंस याद रहेंगी। नेक्स्ट अब आते हैं जो अभी रिसेंट विवाद आ रहा है, उस पर ध्यान देना, ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये गेम है क्या असल में, देखो ईरान एक शिया कंट्री, शिया मेजोरिटी कंट्री, मुस्लिम्स, इस्लाम में दो डिवीजन हो गया था फॉलोअर्स का इस्लाम के, शिया एंड सुन्नी। शिया वर दोज बिलीवर्स हु बिलीव्ड इन दैट राइटफुल जो लीड करेंगे इस्लाम को वो फैमिली से होनी चाहिए, अली एंड उनका जो पूरी फैमिली लाइन है वहाँ। सुन्नीज बिलीव इन दैट सुन्नत के हिसाब से होना चाहिए, जो नोबिलिटी है, जो चार लोग, जो वो जो नोबल्स है वो जो चुने गए, नोबिलिटी भी गलत शब्द है, इसके लिए कहा जा सकता है, जो इन बेसिक शब्दावली में समझाऊं, शियाज का कहना था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली लीनियज से हैं वही लीड करेंगे, ठीक है। जो सुन्नी लोग थे इनका मानना था कि नहीं, जरूरी नहीं कि जो फैमिली से है वही लीड करें, इट कुड भी जो भी लर्नड लोग हैं वो उसको फॉलो करेंगे। तो सुन्नत की बात वहां पर आ गई।
तो शिया और सुन्नी 2 डिवीजन थे। दुनिया में सुन्नी कंट्रीज बहुत सारी हैं और मेजॉरिटी मुस्लिम्स जितने भी देश में पाए जाते हैं उन सब में सुन्नी ही मेजॉरिटी में होती है। तो शिया इज लाइक अ माइनॉरिटी, लेकिन शियाज एक देश में बहुत मेजॉरिटी में है, जो है ईरान। तो इसकी वजह से अपने आप को शिया, जो भी लोग दुनिया भर में, उनका लीडर अपने आप को ईरान मानता ही मानता है। और जहां कहीं भी शिया माइनॉरिटीज हैं, वो जहां भी स्ट्रगल कर रही हैं, उन सभी जगहों पर ईरान उनको सपोर्ट करता है। तो ईरान कहाँ कहाँ सपोर्ट करता है माइनॉरिटीज को? जहां भी शियाज की संख्या ज्यादा है या वो इस पोजीशन में है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है और वो अपनी गवर्नमेंट बना पाए या अपने आप को पुश कर पाए, वहां वहां ईरान सपोर्ट करता है। जैसे ईरान के जस्ट बाद इराक में कई सारे ऐसे मिलिटेंट ग्रुप हैं जहां पर शिया लोग एक्टिव हैं। तो क्योंकि शिया पॉपुलेशन इराक में 40-50% के आसपास है, मोर और लेस 30-40-50%। तो इराक में इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा शिया पॉपुलेशन है, जो बिल्कुल इनका पड़ोसी है, ये रहा इराक। तो ये यहाँ से अपना दबदबा इनके ऊपर बना के रखते हैं। कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ शियाज की थोड़ी तूती बोलती है। इराक को क्रॉस करके जाओगे तो पहुंचोगे सीरिया। अब सीरिया में भी 30%, 25% के आसपास या 40% के आसपास शियाज हैं। तो यहाँ असद पहले रूल करते थे, उनको भी ये मदद करते थे। तो इराक और सीरिया दोनों जगह ये जो या तो मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करते आए हैं या उसको सपोर्ट करते हैं जो रूलर शिया हो या शिया सपोर्टर हो। देन उसके बाद सीरिया के बाद आगे बढ़ते हो तो आपको मिलता है लेबनान। और लेबनान में एक पूरा मिलिटेंट ग्रुप है विच इज हिजबुल्लाह, जो अगेन इट्स शिया मिलिटेंट ग्रुप, जिसको अगेन ईरान सपोर्ट करता है। और हमने यमन के बारे में बात की नीचे, यमन में भी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ शिया मिलिटेंट फोर्स ही लड़ रहे हैं, सॉर्ट ऑफ शिया, जिनका नाम है हूतीस। तो आप देख लो ट्रिपल एच, हौती, हिजबुल्लाह और हमास। हमास हालांकि इज नॉट ए शिया ग्रुप, पर द कॉज ऑफ पैलेस्टीन की जब बात आती है तो इजराइल, तो वहां पर इजराइल के खिलाफ ईरान हमेशा खड़ा रहा है और इसने हमास को भी जम के मदद की है। तो ईरान एक कंट्री यहाँ है, लेकिन ये पूरी तरह से अगर आप देखो इस मैप में, तो यहाँ इजराइल है भाई, यहाँ। तो ये नीचे से यहाँ पर हूतीज हैं, ऊपर यहाँ हिजबुल्लाह है, हमास यहाँ कोने में है, और ईरान इन सब को यहाँ से सपोर्ट करता है। तो ईरान एक बहुत बड़ी कैपेसिटी रखता है यहाँ पर अटैक करने की इजराइल के ऊपर, करता भी है। जितनी जंग अभी तक आप देखते हो इजराइल न्यूज में, उनमें मैक्सिमम टाइम वो जिनसे लड़ता रहता है वो ग्रुप ईरान सपोर्टेड है, ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स है। तो ईरान इनडायरेक्टली सपोर्ट करता रहता था, हथियार, पैसा। और ईरान को पैसे हथियार कहाँ से मिलते हैं इतने? ईरान का सपोर्टर है यूएसएसआर, या फिर पहले यूएसएसआर था। यूएसएसआर पहले की भी बात नहीं भाई, सीधी सी बात करो, अभी ईरान का सपोर्टर कौन है? रशिया। रशिया से हथियार वगैरह मिलते रहते हैं और ये अपना खुद का भी प्रोग्राम रन करते हैं। तो जब इतने मिलिटेंट ग्रुप इनके वहां पर एक्टिव है, तो हमेशा इजराइल को ये डर लगता है कि भाई अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो ईरान न्यूक्लियर बम केवल अपनी सेफ्टी के लिए नहीं बनाएगा, ईरान वो न्यूक्लियर बम धीरे धीरे हो सकता है इन सबको सप्लाई कर दे, हिजबुल्लाह को, हमास को या हौतीस को, तो वो आकर हम पर बम मार देंगे। और कुछ ऐसा ही डर सऊदी अरेबिया को भी है, जो एक मेजॉरिटी सुन्नी कंट्री है, इसलिए वो भी देखो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है इस मामले में। सुन्नी कंट्रीज भी खोल के कोई स्टैंड नहीं लेता ईरान के सपोर्ट में, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर इन्होंने बम बना लिया न्यूक्लियर बम, तो क्या पता हम भी ही ना मार दे। तो इसलिए ईरान की न्यूक्लियर बम बनाने के बाद सबसे बड़ा खतरा जो यहाँ जो अपने ऊपर देख रहा था वो इजराइल है। इजराइल हमेशा से विरोधी आया ईरान के किसी भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के बारे में। इनका कहना है ये न्यूक्लियर बम बना लेंगे, बनते ही हम पे मार देंगे। तो जब ईरान की डील हुई थी आज से कुछ साल पहले अमेरिका में, जहां अमेरिका के साथ, जहां इन्होंने बोला कि नहीं हम इन प्रोग्राम्स को बंद कर देंगे, जो हमारी जो जो बी फैक्ट्रीज हैं या जो भी हमारे जहां पर भी हम इनको एनरिच कर रहे हैं उन सबको हम चेंज कर लेंगे। फैक्ट्री शब्द गलत है, बट ईरान को पैसे भी दिए गए। पर इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उन्होंने कहा नहीं, ईरान छुप के अभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यूरेनियम से ही आप बिजली बनाते हैं, जब यूरेनियम को आप 2 से 10% तक एनरिच करते हैं तो उतने एनरिचमेंट से ही आप आराम से बिजली बना सकते हैं, पावर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको बम बनाना है तो आप यूरेनियम को प्लूटोनियम के लेवल तक लाते हैं, जिसके लिए आपको 90% तक एनरिच करना होता है। और ये देखा गया था कि ईरान बहुत ज्यादा एनरिच कर रहा था, मतलब बिजली तो नहीं बना रहा था, मतलब बम बनाने की तैयारी में रहा। इसलिए इनके ऊपर बात वहां से चली। और कई ऐसी फैसिलिटीज हैं जहां पर ये पता है सबको कि ईरान के पास एनरिचिंग फैसिलिटीज हैं, और जहां वो यूरेनियम को एनरिच करके बॉम्ब बनाने की स्थिति में। वो लोकेशंस कौन कौन सी हैं? तो पहले नतान्ज, जिसके ऊपर भारी हमला अभी इस बार इजराइल ने किया। नतान्ज इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी है। फोर्दो अगेन एक इंपॉर्टेंट पोजिशन है, फोर्दो। अराक, इसको भी मार्क करिए। नतान्ज, इन तीनों पे अटैक हुआ ही हुआ। तेहरान की कैपिटल है, वहां भी अटैक हुआ। देन इस्फहान, अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट लोकेशन जहां पर न्यूक्लियर साइड इनकी है, और एक बुशेहर। तो इन सभी जगहों पर अटैक ऑलमोस्ट हुए हैं। रामसार तो इट्स लाइक ए रिसर्च रिएक्टर है, तो आपको पता है रामसार साइट्स को हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो बुशेहर, इस्फहान, फोर्दो, नतान्ज, अराक, ये न्यूक्लियर साइट्स हैं किसकी? ईरान की।
और इस बार जो अटैक इसराइल ने किया है, नतान्स के ऊपर किया है, फोर्दो के ऊपर किया है, इराक के ऊपर भी किया है, इस्फहान पे भी किया है, तो जम के हमले किए हैं। यहाँ तक कि ईरान की जो मिलिट्री कमांडर है उनको भी मार डाला। फिर लोकेशंस याद रखेगा ईरान के। देन ईरान चुपके से बैठेगा, ईरान ने बोला हम भी बदला लेंगे, तो ईरान ने भी इसराइल के खिलाफ हमले किए। और इसराइल में तल अवीव के ऊपर हमले हुए हैं। तल अवीव जो गोलन हाइट्स का इलाका है, कहा जा रहा है वहां भी कुछ हमले हुए हैं। एशकेलॉन, यहाँ भी अटैक्स हुए। तो ये नाम लिख लेना, इसराइल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बमबारी इस तरह से। तो ये रहा इसराइल लोग। सीरिया में जब तक असद की सरकार थी, अब असद नहीं रहे सरकार में, तब तक ईरान से खूब बम इनको मिलता था। ये बम सारे यहाँ से मारते थे इसराइल के ऊपर। यहाँ ये इलाका शेडेड जो बता रहा हूँ, ये है आपका लेबनान। यहाँ पर हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला बम मारता था। नीचे यहाँ हुतीज हैं, ये यहाँ से बम मारते थे। तो अब तो ईरान से सीधा ही जंग की ऐलान हो गई, तो वो चीजें और ज्यादा अब बड़े लेवल पे पहुंच गए। तो लोकेशंस हमें याद रखनी है कौन कौन सी हैं, ठीक है। नतान्ज में, फोर्दो में, इस्फहान में, सारे नाम याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। इसराइल की इंपॉर्टेंट लोकेशन ये देख रहे हो ऊपर डॉट डॉट सा, ये है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स असल में सीरिया का हुआ करता था, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ। अभी भी ये पार्ट सीरिया का है, लेकिन कंट्रोल में किसके है? इसराइल के। यहाँ ये है लेबनान, यहीं पर आपकी इधर नीचे हिजबुल्लाह एक्टिव बम मारता रहता है। तो वो सारे लोकेशंस याद रखिए। इसको पहले भी हमने पढ़ा है, सो आई होप आप इसको याद कर पाएंगे, ठीक है। अब रिसेंटली एक और चीज हुई, जहां इंडियन और यूएस नेवी ने, सॉरी यूके रॉयल नेवी ने एक एक्सरसाइज की, पैसेज एक्सरसाइज। ये कहाँ किया? नॉर्दर्न अरेबियन सी में, जो जॉइंट ड्रिल है। और ये नॉर्दर्न अरेबियन सी में हुई, हर साल बदलती रहती है। क्या फोकस है इनका? कि मैरीटाइम स्टेबिलिटी करना, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना, नेवल प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में बढ़ाना। तो है क्या असल में पैसेक्स? पैसेज एक्सरसाइज मतलब एक जॉइंट नेवल ड्रिल जो इंडिया और यूके की नेवी कर रही है, ताकि स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन बढ़े, दोनों के बीच में सपोर्ट बढ़े। तो ये कहाँ हो रहा है, जरा वो देखते हैं। दिस इज अरेबियन सी, ये अरेबियन सी है आपका, इस इलाके में यहाँ पर एक्टिव है ये चीजें। तो ये लोकेशन सारी हमने मार्क कर ली, सबको पढ़ लिया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और आपके कोई भी डाउट्स हो और सही आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, ट्राई टू फॉलो इट। ये अगर आप चाहे तो आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल तक जा सकते हैं और बाकी डिटेल भी ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।